कर दी। हेलो, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज फिर आपका स्वागत है जीके की डेली डोज में, ठीक है। और ये सीरीज़ जो हमने शुरू की है जीके की डेली डोज, आप सब जानते हैं इस सीरीज़ का उद्देश्य एक ही है कि 5 क्वेश्चनों का डेली विश्लेषण करना, उनका फुल डीएनए करना, ताकि आपको जो क्वेश्चन से जुड़ी हुई एक्स्ट्रा नॉलेज है वो मिल जाए और हर एग्ज़ाम में आपको काम में आए। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा, आप दिख रहा होगा आपको स्लाइड पे। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? और जैसे कि मैंने इसका आंसर रेड बॉक्स में डाल दिया है, इसका आंसर है छत्तीसगढ़। देखिए छत्तीसगढ़ तो इसका आंसर है, लेकिन आपको जो यहाँ पर ध्यान देना है वो यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है वो उत्तर प्रदेश पर ध्यान देना है। यानी उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहाँ से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ये मैं आप क्यों बता रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंस देके। देखिए प्राय सभी बच्चों को ये जानकारी होती है कि जो कर्क रेखा है, जिसको हम 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहते हैं, वो भारत के लगभग मिडिल से गुजरती है, मध्य से गुजरती है। और जो ये भारत के मध्य से गुजरती है तो अधिकांशतः बच्चों को ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश कर्क रेखा से होकर गुजरती होगी। तो कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरती होगी, ये भ्रम ना पालें आप। इसका सही आंसर छत्तीसगढ़ है। हम आगे की स्लाइड में देखेंगे कि वे कौन कौन से राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन उससे पहले कर्क रेखा के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। कर्क रेखा, आप इधर देख सकते हैं मेरे साथ कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसे उत्तरी रेखा भी कहा जाता है। कर्क रेखा 3 महाद्वीपों के कुल 17 देशों से होकर गुजरती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए डेटा है। अब कर्क रेखा जो 3 महाद्वीप हैं, जैसे एक है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, एक है एशिया महाद्वीप, एक है अफ्रीका महाद्वीप। इन महाद्वीपों के कौन कौन से देशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए पीछे आप मेरे साथ देख सकते हैं विश्व में कर्क रेखा। जैसे कि मैंने बताया कि विश्व में कर्क रेखा जो है वो 17 देशों से होकर गुजरती है। कितने देशों से होकर गुजरती है? 17 देशों से होकर गुजरती है। तो ये 17 देश कौन कौन से हैं, किस महाद्वीप के हैं? तो पहला है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। 2 देश हैं यहाँ पर, बहामास और मैक्सिको। और मैंने यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के तौर पर इन देशों की राजधानी भी आपके सामने लिख दी है। अगर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, रेड कलर थोड़ा ब्लर हो रहा है, मैंने देखा था, तो मैं आपको मुंह से बोल देता हूं ताकि आप आसानी से उसको लिख सकें आराम से हल्के हल्के। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के 2 देश हैं। पहला है बहामास। बहामास की राजधानी है नसाउ, ये देख रहे हैं नसाउ। दूसरा है मैक्सिको। मैक्सिको की राजधानी है मैक्सिको सिटी, ये देख रहे हैं आप मैक्सिको सिटी। एशिया महाद्वीप के कुल 8 देश ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, जिसमें है ताइवान, राजधानी हो गई ताइपे। दूसरा देश है चीन, राजधानी हो गई बीजिंग। तीसरा देश है भारत, राजधानी हो गई दिल्ली। चौथा देश है बांग्लादेश, राजधानी हो गई ढाका। 5वां देश है म्यांमार, राजधानी हो गई नायपीएडा। 6ठा देश है ओमान, राजधानी हो गई मस्कट। 7वां देश है, ये थोड़ा सा नंबर आप देख रहे होंगे, नंबर थोड़ा सा ये हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। ये 7वां देश है यूएई, 7वां देश है। और सऊदी अरब 8वां देश है। तो 7वां देश यूएई है, जिसकी राजधानी आबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं, यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं इसको। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। तो एशिया महाद्वीप के कुल ये 8 देश हैं जो आप देख रहे हैं। इन 8 देशों से होकर क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मेरे साथ, अफ्रीका महाद्वीप के कुल 7 देश हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। मिस्र, राजधानी काहिरा है। लीबिया, राजधानी त्रिपोली है। नाइजर, राजधानी नियामे है। अल्जीरिया, राजधानी अल्जीयर्स है। माली, राजधानी बमाको है। मॉरिटानिया, राजधानी नोकचत है। पश्चिमी सहारा, राजधानी लाओ है। ठीक है, तो ये एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, ये पूरा विश्व में कर्क रेखा कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है,
इसकी हमने चर्चा की है। इसके बाद भारत में कर्क रेखा की क्या स्थिति बनती है, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन से हैं, इसके लिए एक ट्रिक सेट की है मैंने, और वो ट्रिक मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। गरम छाछ, छाछ मतलब मट्ठा होता है, और बंगाली टी पीकर मज़ा आ गया। देखिए, वास्तव में इस ट्रिक को सेट करने का कोई और उद्देश्य नहीं है, 2 उद्देश्य है। एक तो एक क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आ जाता है बड़ी परीक्षाओं में कि कर्क रेखा पर स्थित राज्यों का पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम सही क्रम बताइए, एक चीज। दूसरा चीज, चूंकि आपको पता होगा, देख भी रहे हैं आप पीछे, कि कर्क रेखा पर 2 स्टेट ऐसे हैं जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यही स्टेट अगर वो आपके साथ इसमें मणिपुर को ऐड कर दे, जैसे कि क्वेश्चन में देखा भी था हमने, मेघालय को ऐड कर दे, तो बड़ा कन्फ्यूजन हमको हो जाता है कि कौन सा स्टेट है कौन सा नहीं है। इसलिए ये ट्रिक इन 2 उद्देश्यों को पूरा करेगी। आइए मेरे साथ देखते हैं ट्रिक। तो गे रे मैं, गे से गुजरात, रे से राजस्थान, मैं से मध्य प्रदेश। छाछ, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड। बंगाली टी, बंगाल से पश्चिम बंगाल, टी से त्रिपुरा, मजा से मिजोरम। और पीकर आ गया को हमने साइलेंट कर दिया है, यानी इनका इस ट्रिक में कोई रोल नहीं है, केवल ये ट्रिक को पूर्ति कर रहे थे। तो गरम छाछ, बंगाली टी, मजा, इतना आप याद कर लेंगे। ओके, अब देखिए, यहां तक तो क्वेश्चन बनते हैं और आपने देखे भी होंगे, लेकिन एक और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाया हूं कि किस राज्य के किस पर्टिकुलर पैलेस से या स्थल से कर्क रेखा गुजरती है। वो गांव भी हो सकता है, वो कोई छोटा सा कस्बा भी हो सकता है, वो कोई छोटा सा मोहल्ला भी हो सकता है, तो उनके नाम क्या हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, मैंने ब्रैकेट में लिख रखे हैं। गुजरात में एक जगह है जसदन, जहां से कर्क रेखा गुजर रही है। राजस्थान में एक जगह है कलिंज रहा, जहां से कर्क रेखा गुजर रही है। मध्य प्रदेश में एक जगह है शाजापुर, जहां से कर्क रेखा गुजर रही है। छत्तीसगढ़ में एक जगह है सोनहत, जहां से कर्क रेखा गुजर रही है। झारखंड में एक जगह है लोहरदगा, जहां से कर्क रेखा गुजर रही है। पश्चिमी बंगाल में एक जगह है कृष्णानगर, जहां से कर्क रेखा गुजर रही है। त्रिपुरा में एक जगह है उदयपुर, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। और मिजोरम में एक जगह है चंफाई, जहां से कर्क रेखा गुजरती है। एक डेमो क्वेश्चन मैं आपको देना चाहता हूं ओरली। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि कर्क रेखा पर स्थित उदयपुर स्थल किस राज्य में है, तो नो डाउट अगर हमें नहीं पता है तो हम सब बच्चे राजस्थान को सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि उदयपुर राजस्थान में है, बड़ा सगर है, बड़ा शहर है वहाँ का। तो इसलिए प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि उदयपुर जो कर्क रेखा पर स्थित है वो किस राज्य में है, त्रिपुरा में है। फंसाने के लिए अच्छा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आता है कर्क रेखा से कि भाई राजधानी कौन सी स्थित है 8 राज्यों में। तो 8 राज्यों में कोई भी राजधानी एग्जैक्टली कर्क रेखा पर नहीं है, लेकिन त्रिपुरा की जो राजधानी अगरतला है वो कर्क रेखा पे सबसे नज़दीक की राजधानी है। ये पॉइंट भी मैंने मेंशन कर दिया है कि त्रिपुरा की राजधानी अगरतला कर्क रेखा के सबसे नज़दीक राजधानी, ठीक। तो इस क्वेश्चन के बारे में पूरा विश्लेषण यही था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई पूछी है क्षोभ मंडल की, 13 किलोमीटर, 30, 6, 50। तो इसमें आंसर मैंने सेट किया है 13 किलोमीटर। क्यों है, कैसे है, इस पर चर्चा करते हैं। तो आप सबको पता होगा पृथ्वी के चारों ओर वायु का विस्तृत भंडार पाया जाता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। ये जो वायुमंडल है कुछ 5 परतों में विभक्त है। वैज्ञानिकों ने कुछ 5 परतें बताई हैं। इन 5 परतों की एक पिक्चर मैंने आपको यहाँ बना के रखी है। जैसे कि ये पृथ्वी है, पृथ्वी से लगा हुआ जो वायु की परत है उसको क्षोभ मंडल कहते हैं, इंग्लिश में ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। क्षोभ मंडल ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलती है, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये क्षोभ मंडल पाया जाता है। तो इन दोनों का बीच का ही डेटा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर ही क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई होगी। लेकिन इतना ही नहीं, हम आगे देख लेते हैं
ये जो क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फेयर है ये पृथ्वी के सबसे करीब है, पृथ्वी के धरातल से लगा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि तापमान में काफ़ी विषमता पाई जाती है, जिस वजह से यहाँ पर मौसमी हलचल होती है। मौसमी गतिविधियों का केंद्र है क्षोभ मंडल। ये क्वेश्चन कई बार आपके सामने आया होगा। मौसमी गतिविधियों का मतलब यहाँ पर हो गया कि जैसे वर्षा होना, तूफान आना, आंधी आना, बादल का बनना, हवा का बहना या और भी बहुत कुछ, बिजली का चमकना वगैरह वगैरह। ये सारी मौसमी गतिविधियाँ जो होती हैं ये कहाँ पर होती हैं? क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ मंडल को हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं। क्षोभ मंडल से ठीक ऊपर जो वायुमंडल की परत होती है उसको हम समताप मंडल कहते हैं, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। और ये कहाँ तक पाई जाती है? आप देख सकते हैं 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है। इस स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इसका नाम है समताप मंडल, यानी यह वह जोन है वायुमंडल का जहाँ पर तापमान समान रहता है। अब आप समझ सकते हैं तापमान जब समान होगा तो कल ही हमने क्लास में चर्चा की थी कि तापमान का वायु दाब से एक संबंध होता है उल्टा। अगर ताप अधिक तो वायु दाब कम, ताप कम तो वायु दाब अधिक। लेकिन अगर ताप समान है तो फिर वायु दाब भी समान रहेगा, जिस वजह से यहाँ पर कोई भी मौसमी हलचल नहीं होती है। यानी समताप मंडल में कोई भी मौसमी हलचल नहीं पाई जाती है। इसी वजह से जो एक वायुयान का पायलट होता है वो यही चाहता है कि मेरा वायुयान कहाँ उड़ता रहे? समताप मंडल में उड़ता रहे, क्योंकि वहाँ पर किसी भी तरह की पवन का अवरोध उसके वायुयान पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ये आपने कहीं पढ़ा ही होगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है ओजोन मंडल। देखिए प्यारे साथियों, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में, यानी ट्रोपोस्फेयर के ऊपर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक ओजोन का लेयर मिलती है जिसको ओजोन मंडल कहते हैं। ये पृथ्वी के धरातल से 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ओजोन परत आप सब जानते हैं, इसे पृथ्वी का सुरक्षा चक्र कहा जाता है, क्योंकि ओजोन परत में एक क्वालिटी होती है कि वह प्रकाश में आने वाली परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती हैं और शेष प्रकाश को धरातल तक जाने देती हैं। यदि ये परावैंगनी किरणें धरातल पर चली जाती तो स्किन कैंसर या आई प्रॉब्लम या त्वचा वगैरह में कुछ इफेक्ट ये पैदा करती, मतलब मानव के लिए ये एक समस्या बन जाती। इसीलिए चूंकि ओजोन परत इन परावैंगनी किरणों को रोक लेती है, जाने नहीं देती है आगे धरातल की ओर, ओजोन को हम सुरक्षा कवच पृथ्वी का कह देते हैं। आगे देख लेते हैं। मध्य मंडल 80 किलोमीटर तक मिलेगा, आयन मंडल 400 किलोमीटर तक मिलेगा, बहिर्मंडल 1000 किलोमीटर तक मिलेगा। और उसके बाद विरल हो जाता है वायुमंडल, दूर दूर हवा दूर दूर मिलती है। तो देखिए इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता दूं मैं कि जो आयन मंडल है वो रेडियो तरंगों के परावर्तन का केंद्र है। रेडियो तरंगें जहाँ से हमारा चाहे टेलीविज़न हो, मोबाइल हो, जो भी दूर संचार की चीज़ें हैं वो रेडियो तरंगों पर काम करती हैं। तो रेडियो तरंगें परावर्तित कहाँ से होती हैं? आयन मंडल से होती है। ठीक है, तो देखिए इतनी सारी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से थी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह का आयोजन किया था? सही आंसर 1918 है। गांधी जी भारत जब आए थे तो उनको कुछ मूवमेंट ऐसे मिल गए, कुछ आंदोलन ऐसे मिल गए जिसकी वजह से गांधी जी बन पाए। जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917, खेड़ा सत्याग्रह 18, अहमदाबाद मिल मजदूर 18, है ना। ये सब ऐसे मूवमेंट थे कि जब गांधी जी ने भारत की राजनीति में पदार्पण किया, 1915 में आए थे, आप सब जानते हैं 1915 में भारत की राजनीति में आए थे, तो इनको ये कुछ आंदोलन ऐसे मिल गए जिससे गांधी जी काफ़ी चर्चित हो गए। खैर, खेड़ा सत्याग्रह के बारे में बता दूं, गांधी जी ने इसमें एक नारा दिया था, लगान मत दो। एक्चुअल में यहाँ पर था क्या कि खेड़ा गुजरात में एक ज़िला है जहाँ पर काफ़ी सूखा पड़ गया था, फसल नष्ट हो गई थी किसानों की, लेकिन वहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों के टैक्स को माफ़ नहीं किया था। और किसान इसी बात के लिए आंदोलित थे कि हमारा टैक्स माफ़ कर दिया जाए। गांधी जी को जब इस बारे में जानकारी मिली, वो गए और उन्होंने किसानों के साथ इस आंदोलन में भाग लिया और उनको सफलता भी मिली। ठीक, लगान मत दो नारा दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान कर लीजिएगा। गांधी जी के कुछ अन्य मूवमेंट मैंने लिख दिए हैं। चंपारण आंदोलन 1917, खेड़ा 1918, अहमदाबाद मिल आंदोलन 1918,
खिलाफत आंदोलन 1919, असहयोग आंदोलन 1920, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। ये सब वे आंदोलन हैं जो गांधी जी ने किए हैं। मैंने एक सीक्वेंस में इनको लिखने का प्रयास किया है, क्योंकि आप सब जानते होंगे आधुनिक भारत के इतिहास से जो भी क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन इस तरह का आता है कि घटनाओं का क्रम पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा। इसका आंसर क्या सेट किया गया है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा क्या है? तो ये सब मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। ये सब पादप जगत का वर्गीकरण है। बेसिकली जो पादप जगत होता है उसको 3 भागों में बांटा जाता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। आप देखना मेरे साथ। थैलोफाइटा जलीय पौधे हैं और ना इनका जो शरीर है ये एक कोशिकीय हैं। इनका शरीर जड़, तना, पत्तियों विभक्त नहीं है, बहुत सामान्य पौधे हैं। शैवाल इनका बेस्ट उदाहरण है। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। आप सब जानते होंगे, यहाँ पर लिख रखा है एम्फीबिया का मतलब हो गया उभयचर वर्ग, जो जल और स्थल के वासी होते हैं। यानी वह जीव जो जल और थल दोनों जगह रह लेता है उसको हम उभयचर कहते हैं, जैसे कि जंतु में मेंढक और पादपों में मोस। ठीक है, तो पादप जगत का एम्फीबिया वर्ग किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। मोस, कई बार सिंगल क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस किस वर्ग का पादप है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रायोफाइटा। इसके आगे बढ़ते हैं, ट्रैकियोफाइटा। अब देखिए, यहाँ तक थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा में जो पादप है उसका शरीर अंगों में विभाजित नहीं है, और पादप के शरीर के अंग क्या हैं? जड़, तना, पत्ती। जड़, तना, पत्ती ना तो थैलोफाइटा के पौधों में है और ना ही ब्रायोफाइटा के पौधों में। लेकिन ये जो वर्ग आया ये विकसित पौधों का वर्ग है, ट्रैकियोफाइटा। इसमें ट्रैकियोफाइटा के बारे में आप जानिए कि इसमें जो है पादप में जड़ भी है, तना भी है और पत्ती भी है। यानी हम देखेंगे कि ये जो वर्ग है, ये वाला ट्रैकियोफाइटा, इसमें पौधे विकसित हैं। इसके भी 3 वर्ग हैं, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। टेरिडोफाइटा ऐसा है कि जड़, तना, पत्ती तो होगा ही होगा, लेकिन इसमें ना फूल है ना बीज है। टेरिडोफाइटा का बेस्ट उदाहरण जो है वो क्या है? फर्न। फर्न, कई बार सिंगल क्वेश्चन आ चुका है कि फर्न किस पादप वर्ग से संबंधित है? फर्न किससे संबंधित है? टेरिडोफाइटा से। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म, यानी बीज हैं लेकिन नग्न है। कैसे हैं? नग्न। बीज किसी कवर में बंद नहीं है। तो इसके उदाहरण है चीड़, देवदार, साइकस। चीड़, देवदार, साइकस, जनरली ये सब क्या है? साइकस जिसकी झाड़ू बनती है या कूंची बनती, पहले पेंट होता था कूंची से, पत्ती वाली। चीड़, देवदार सब ये पहाड़ी वनस्पति है ना। सब इनके जो तेल हैं, जो उनका तेल निकलता है, सब पेंट उद्योग में और मेडिसिन में इनका प्रयोग भी होता है, आप जानते होंगे। और एंजियोस्पर्म जो है विकसित हैं, जो हम देखना, जिनके बीज कवर्ड हैं, जो हम अपने आसपास देखते हैं, आम, अमरूद, पपीता, केला, ये सब क्या है? कवर्ड बीज वाले हैं, व्यवस्थित हैं, है ना। तो ये सब इसमें कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से आप फिर से देख लीजिएगा कि पादप जगत का वर्गीकरण जो होता है 3 भागों में होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अंतिम क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। हमारा अंतिम क्वेश्चन आज का है, कौन सा उपकरण है जो वीक संकेत को प्राप्त करता है और फिर उसे पुनः वापस कर देता है? तो देखिए, पुनः वापस करने का मतलब तो क्या हो गया? रिपीटर। रिपीट कर दिया तो इसका आंसर रिपीटर हो जाएगा। कंप्यूटर में, कंप्यूटर से क्वेश्चन है, लेकिन हब, राउटर, स्विच ये भी कंप्यूटर की शब्दावली हैं। ये क्या होती हैं ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के रूप में यहाँ लिख दिया है। हब एक छोटा नेटवर्क उपकरण होता है जो एकल नेटवर्क खंड बनाने के लिए कई कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ता है, जबकि राउटर सिग्नल लेता है और उस सिग्नल को विभिन्न कंप्यूटरों को अग्रेसित कर देता है। देखिए, एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका उपयोग डेटा को विभिन्न कंप्यूटरों में अग्रेसित करने के लिए कहा जाता है। वाईफाई राउटर आपने नाम सुना भी होगा।
स्विच ये लैन में प्रयोग होता है। लैन मतलब जब एक ही केबल से एक ही तरीके से छोटे से साइबर कैफ़े में कंप्यूटर जोड़ दिए जाते हैं, तो एक छोटा हार्डवेयर उपकरण है जो एक ही लैन के भीतर कई कंप्यूटरों को जोड़ देता है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर से संबंधित शब्दावलियों से क्वेश्चन था। देखिए विशेष ध्यान यहाँ पर यही रखना है कि हम जो आपको ये क्वेश्चन करा रहे हैं, इन क्वेश्चनों कराने का उद्देश्य मैं बार बार कहता हूँ कि ट्रेंड क्या है। देखिए जीएस का ट्रेंड जब तक आप नहीं पकड़ेंगे, जीएस का ट्रेंड जब तक आप नहीं समझेंगे, जब तक जीएस की रणनीति नहीं बना सकते हैं। कितना ही आप पढ़ लीजिए, कोई उस पढ़ने का फ़ायदा नहीं है। देखिए कहते हैं ना, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों में डिफरेंस होता है। तो स्मार्ट वर्क कीजिए, ट्रेंड पकड़िए, जीएस का क्या ट्रेंड चल रहा है, और उसके बाद जो है अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए। ठीक है, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।